हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये उन सभी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत किससे की? तो लोक भाषा कविता से, और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य 8वीं शताब्दी की अपभ्रंश भाषा में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी का आरंभिक साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो अपभ्रंश भाषा में मिलता है। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंग्रेजी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद चीनी भाषा बोली जाती है और उसके बाद हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत तक जाती हैं। हिंदी की जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत तक जाती हैं, परंतु मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखते हैं, हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। कौन कौन से? तो आपका गद्य, पद्य और चंपू। गद्य, पद्य और चंपू। चंपू क्या होता है? जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे क्या कहा जाता है? उसे चंपू कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, तो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। ठीक है, हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में प्रकाशित कराया गया। आचार्य शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं अगला, वर्गीकरण, काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण एवं काल विभाजन और नामकरण को लेकर विद्वानों में विविध मत रहे। ठीक है, सभी विद्वान एक मत नहीं रहे, सबका अपना अलग अलग मत है इसमें। काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इंपॉर्टेंट है, काल विभाजन के संबंध में सबसे पहला वर्गीकरण किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, जिसे हिंदी साहित्यकारों ने अस्वीकार कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि काल विभाजन के संबंध में सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, राम खिलावन, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर बच्चन और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण और नामकरण किया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का काल वर्गीकरण एवं विभाजन है। सबसे जो है प्रसिद्ध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, जॉर्ज
ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण उन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 भागों में किया। इनकी पुस्तक का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य को 11 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से भाग हैं, इंपॉर्टेंट है। चारण काल, चारण काल को इन्होंने 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना है। उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, उसके बाद व्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 इन्होंने माना है। उसके बाद मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, 7वें नंबर पे आपका रीत काव्य को माना है। उसके बाद तुलसीदास के अन्य प्रवर्तक, फिर 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857, फिर उसके बाद महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। ठीक है, अगला है मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। देखते हैं, मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया। मिस्र बंधुओं के नाम भी ध्यान रखिए आप लोग, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी को मिस्र बंधु के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। सबसे पहले आरंभिक काल, इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है, और पहला है आरंभिक काल। आरंभिक काल के समयावधि की बात करते हैं तो 700 से लेकर 1444 विक्रमी संवत को इन्होंने माना है। अगर आप लोग ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, तो इसमें से 56 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 700 से 1444 विक्रमी संवत, ये आपका आरंभिक काल। और इन्होंने आरंभिक काल को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को 700 से 1343 विक्रमी संवत माना है। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की समयावधि की बात करते हैं तो 1445 विक्रमी संवत से लेकर 1680 विक्रमी संवत तक। और माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा है। पहला पूर्व माध्यमिक काल 1445 से लेकर 1560 विक्रमी संवत। दूसरा प्रौढ़ मध्य काल 1561 से लेकर 1680 विक्रमी संवत। तीसरा अलंकृत काल। अलंकृत काल की बात करते हैं, इसके समयावधि की तो 1681 से लेकर 1889 विक्रमी संवत तक माना है। और अलंकृत काल को भी 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। उसके बाद उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत को माना है। फिर चौथा है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल के समयावधि की बात करते हैं तो 1890 से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक। पांचवा है वर्तमान काल, 1925 विक्रमी संवत से लेकर अब तक। ठीक है, ये किसका था तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन था। ठीक है, अगला काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना जाता रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को अब तक सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना जाता रहा है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, 4 भागों में कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है आदिकाल। आदिकाल जिसे इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। और इसके समयावधि की बात करते हैं तो 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत को इन्होंने माना है। दूसरा आपका पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है और 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत माना है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल
1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और चौथा है आधुनिक काल, और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है। और 1900 से 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक माना है इन्होंने आधुनिक काल। इंपॉर्टेंट है आदिकाल, ठीक है, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीत काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया है। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है संधि काल। संधि काल को इन्होंने 750 से लेकर 1000 विक्रमी संवत तक माना है। दूसरा है चारण काल, 1000 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद भक्ति काल 1375 से लेकर 1700, फिर रीत काल 1700 से लेकर 1900 और उसके बाद आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, पहला संधि काल, फिर दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीत काल और पांचवा आधुनिक काल। ठीक है, अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार है। देखते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय अवधि कितना माना है, तो 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी। आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, तो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल। तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा जाता है, 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल, और आधुनिक काल 1900 ईस्वी से लेकर अब तक। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण एवं काल विभाजन। अब तक हमने विद्वानों का वर्गीकरण देखा, अब हम एक आदर्श वर्गीकरण देख लेते हैं हिंदी साहित्य का। सभी साहित्यकारों के वर्गीकरण को सार रूप में निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आदिकाल। आदिकाल का समय मान सकते हैं 750 ईस्वी से लेकर 1350 तक। दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल 1350 से लेकर 1650 ईस्वी तक। तीसरा रीत काल 1650 से 1850 तक। और चौथा है आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। ठीक, और आधुनिक काल को भी हम बांट सकते हैं। आधुनिक काल 1850 से लेकर अब तक। आधुनिक काल पहला है इसमें भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, और 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका समयावधि माना गया है भारतेंद्र युग का। दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को जो है जागरण सुधार काल कहा जाता है, और 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक इसका समयावधि माना गया है। आपको कहीं कहीं 1920 भी मिलेगा, तो जितने विद्वान हैं उनका सबका अलग अलग मत है। ठीक है, तो सन से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तीसरा आपका छायावाद युग। छायावाद युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद युग। चौथा है छायावादोत्तर युग। 1936 से लेकर अब तक छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग को भी विभाजित किया गया है। पहला इसमें प्रगति युग 1936 से लेकर 1936 से लेकर 1942 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 1936 से लेकर 1942 तक। दूसरा प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1953 तक। और नई कविता या नवलेखन 1953 से लेकर अब तक। ठीक है, यहाँ पे हिंदी साहित्य का पूरा वर्गीकरण देख लेते हैं। आपका पहला आदिकाल यानी वीरगाथा काल, फिर आपका मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। मध्यकाल को भी बांटा गया है भक्ति काल में और उसके बाद रीत काल में। ठीक है, आदिकाल इसमें आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य वगैरह आता है। उसके बाद आपका मध्यकाल में, भक्ति काल में आपका राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे।
उसके बाद इसमें रीत काल है, रीत काल में भी आपका रीतबद्ध कवि, उसके बाद रीत सिद्ध कवि, फिर रीत मुक्त कवि आते हैं। आधुनिक काल को मैंने बताया भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। छायावाद को भी आपका दो भागों में बांटा गया है, छायावाद और दूसरा आपका छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग कहा जाता है जिसे। और छायावादोत्तर युग को भी बांटा गया है प्रगतिवाद में, उसके बाद प्रयोगवाद और तीसरा आपका नई कविता। ठीक है, ये आपका जो है वर्गीकरण है हिंदी साहित्य का। ठीक, पहला इसमें हम देखते हैं आदिकाल या वीर गाथा का। इंपॉर्टेंट है यहां से। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को क्या कहा जाता है? तो आदिकाल कहा जाता है। यह नाम यानी आदिकाल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है आदिकाल इसे नाम। ठीक है, आदिकाल को किसने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? तो चारण काल कहा। ठीक है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। शुक्ल जी ने ऐसे क्या कहा है? वीरगाथा काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो बीज वपन काल कहा है आदिकाल को। राहुल सांकृत्या ने क्या कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल व चारण काल कहा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है इसे? तो आदिकाल कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, अगला है आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियां मिलती हैं। पहला है धार्मिकता, दूसरा वीर गाथात्मकता और तीसरा है श्रृंगारिकता। यानी जो आदिकाल की रचना है या तो वो धार्मिक है या उसमें किसी वीर की गाथा है, यानी उसमें वीर रस की प्रधानता या उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता। आदिकाल का साहित्य, इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है। पहला है सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, इससे धार्मिक साहित्य कहा जाता है और ये इसकी प्रवृत्ति क्या है? तो धार्मिकता है। दूसरा है जैन साहित्य, ये भी आपका धार्मिक साहित्य है और इसकी प्रवृत्ति भी आपका क्या है? धार्मिकता है। तीसरा है चारणी साहित्य, इसे रासो साहित्य कहा जाता है और इसकी प्रवृत्ति क्या है? तो वीर गाथात्मकता इसकी प्रवृत्ति है। चौथा है प्रकीर्ण साहित्य, इसे लौकिक साहित्य कहा जाता है और इसकी प्रवृत्ति क्या है? तो श्रृंगारिकता इसकी प्रवृत्ति है। आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, युद्ध का सजीव चित्रण होता है, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण है इसमें, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश, प्राकृतिक अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें और आश्रय दाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान हुआ है आदिकाल की रचनाओं में। ठीक है, नेक्स्ट है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहले कवि हैं सहरपा। ध्यान रखिएगा सहरपा के बारे में, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है और इनकी रचना है दोहा कोश। सहरपा की रचना है दोहा कोश। नेक्स्ट कवि है सबरपा। सबरपा की रचना है चर्यापद। चर्यापद सबरपा की रचना है। नेक्स्ट डोमिमपा, इनकी रचना है डोम्बी गीत का योगचर्या अक्षर द्विको उपदेश। नेक्स्ट अब्दुर रहमान, इनकी रचना है संदेश राशक। नेक्स्ट नरपत नाल, इंपॉर्टेंट है, नरपत नाल की रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपत नाल की रचना है और ये अपभ्रंश हिंदी में मिलती है। नेक्स्ट चंद्रबरदाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की है और डिंगल पिंगल हिंदी में है ये। नेक्स्ट दलपत विजय, दलपत विजय की रचना है खुमान रासो जो राजस्थानी हिंदी में है। नेक्स्ट जगनिक और इनकी रचना है परमाल रासो। नेक्स्ट है सारंगधर, सारंगधर की रचना है हमीर रासो। ठीक है, हमीर रासो किसकी रचना है? तो सारंगधर की रचना है। नेक्स्ट नल्ल सिंह, नल्ल सिंह की रचना है तो विजयपाल रासो की, रासो जो है किसकी रचना है? तो नल्ल सिंह की रचना है। जल कवि की रचना है बुद्धि रासो और स्वयंभू, इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू की रचना है पाउम चरियू।
किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो की रचना है। तो किस्सा चाहा दरवेश और खालिक बारी। नेक्स्ट विद्यापति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, और ये मैथिली में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट माधव दास चारण, इनकी रचना है राम रासो। नेक्स्ट देवसेन, इनकी रचना है श्रावकाचार। नेक्स्ट रोढ़ा, इनकी रचना है राउल वेल, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं टिक लगा दे रहा हूं, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू और सारंगधर इसमें, और इधर है आपका जगनिक, दलपत विजय, चंद्रबरदाई और नरपत नल, और इधर शाहरपा और सबरपा, ठीक है। इनकी रचनाएं आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, ठीक है। भक्तिकाल के बारे में देखते हैं। भक्तिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, राष्ट्रवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिक और सदाचार प्रेरणा, लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग और प्रकृति सापेक्ष वर्णन, ठीक है। ये आपका भक्तिकाल की विशेषताएं हैं। भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सगुण धारा और दूसरा है निर्गुण धारा। सगुण धारा को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा है राम भक्त शाखा। और निर्गुण धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य धारा कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सगुण धारा के बारे में पढ़ते हैं। भक्त काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। भक्त काल की इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है राम भक्त शाखा। राम भक्त शाखा, इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया। राम भक्त शाखा में राम के चरित्र को आधार बनाया गया है, ठीक है। और इसके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वस्थ गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। राम काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो तुलसीदास का इसमें सबसे पहले नाम आता है। तुलसीदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इंपॉर्टेंट है। राम लला नैछू, वैराग्य संदीपनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामज्ञा प्रश्न और रामचरित मानस। ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे कवि हैं नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल और रामचरित्र संग्रह, नाभादास की रचना है। नेक्स्ट स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की रचना है हितोपदेश, उपखंडा बावनी और ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। ये स्वामी अग्रदास की रचना है। नेक्स्ट है राम भक्ति धारा के कवि केशव दास। इनकी रचना है कवि प्रिया और रामचंद्रिका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की गई है। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र का आधार बनाया गया है। इसमें प्रमुख कवियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है सूरदास का। सूरदास की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ध्यान रखिएगा, इसमें 118 पद है और ये सबसे छोटा है,
ठीक है। सूरदास की रचना सूर सरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, पदावली और सुदामा चरित, ये नंददास की रचना है। नेक्स्ट रसखान, इंपॉर्टेंट है। रसखान की रचना सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ठीक है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। मीराबाई की रचना मीराबाई की पदावली, राग गोविंद और राग सोठा, ये किसकी रचना है? तो मीराबाई की रचना है। जयदेव की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला है निर्गुण धारा। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार के रूप में अपने काव्य में स्थान दिया, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की, वे ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की, उन्हें ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहा जाता है। प्रमुख कवि की बात करते हैं तो नामदेव, कबीरदास, रायदास, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रजबदास, सुंदरदास, ठीक है। ये प्रमुख कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा के। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं। सबसे पहला नाम है कबीरदास का। इनका मूल ग्रंथ बीजक है। कबीरदास का मूल ग्रंथ क्या है? बीजक। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, जिसमें दोहे हैं। दूसरा भाग है सबद, जो गेय पद है। तीसरा भाग है रामायणी, यानी साखी, सबद और रामायणी किसकी रचना है? तो कबीरदास की रचना है, जिसमें 7 चौपाई के साथ एक दोहा आता है। इनकी भाषा को एक अलग ही नाम मिल गया है, साधोकड़ी भाषा। ये पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा क्या है? तो साधोकड़ी भाषा है कबीरदास की भाषा। अगले कवि हैं रायदास या रविदास। इनकी रचना है रायदास की बानी। नेक्स्ट है गुरु नानक देव। इनकी रचना है जपुजी साहिब, सिद्धि गोष्ठी, आशा दीवार, दत्ती सनी ओंका, ये गुरु नानक देव की रचना है। संत मलुक दास की रचना है ज्ञान बोध, रतन बोध, भक्त रामावतार, वंशावली, भक्त विरुदावली और अगला है पुरुष विलास। ये संत मलुक दास की रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कबीरदास की रचना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा, वे कभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत परिगणित होते हैं। यानी जिन्होंने प्रेम को माध्यम माना है, ठीक है, उन्हें सूफी काव्य धारा के कवि कहा जाता है या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहा जाता है। इसमें पहला नाम है मलिक मोहम्मद जायसी का। इनकी रचना ध्यान रखिएगा पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्र रेखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पद्मावती है। नेक्स्ट नाम है मुल्ला दाऊद का। इनकी रचना है चंदायन, ठीक है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। नेक्स्ट मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुतुबन की रचना है मृगावती। मंजन की रचना है मधुमालती। इसमें चारों इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी सबसे इंपॉर्टेंट, पद्मावत इनकी है, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, और कुतुबन की रचना है मृगावती और मंजन की रचना है मधुमालती, ठीक है। दोस्तों अभी आप लोग ऐसे ही इसको 2-1 बार पढ़ लीजिएगा, और जब मैं इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, और आपका रिवीजन भी उस समय अच्छे से हो जाएगा। लेकिन इसको आप लोग 2-1 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल या रीतकाल देखते हैं। नामकरण की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में विवादास्पद है। इसे मिश्र बंधु ने अलंकृत काल तथा रामचंद्र शुक्ल ने
रीतकाल और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। रीतकाल को मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल कहा है। रीतकाल के कवियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रीतबद्ध कवि, दूसरा रीत सिद्ध कवि और तीसरा रीत मुक्त कवि। ठीक है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुग्ध। रीतकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, व्रज मिश्रित अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। नीति और भक्ति संबंधी काव्य रचनाएं की गई हैं। मुक्तक काव्य रचनाएं। ठीक है, ये रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला देखते हैं रीतबद्ध कवि। रीतबद्ध कवि में पहला नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, इनकी रचना है रसविला श्रृंगार मंजरी। ठीक है, रस विलास होगा यहाँ पे, रस विलास और श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है भिखारी दास। भिखारी दास की रचना है शतरंज शतिका। शतरंज शतिका किसकी रचना है? तो भिखारी दास की है। तीसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भूषण। भूषण की रचना है शिवराज भूषण। शिवा बावनी इंपॉर्टेंट है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो ये भूषण की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका रीत सिद्ध कवि। इनमें सबसे पहला नाम है बिहारी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई। इसमें यह भी पूछा जाता है कितने दोहे हैं इसमें? तो 719 दोहे हैं इसमें बिहारी सतसई में। और किस भाषा में है ये? तो ब्रज भाषा में। ठीक है, बिहारी सतसई, इसमें 719 दोहे हैं और ये ब्रज भाषा में है। दूसरा नाम है इसमें रसनिधि का, और इनकी रचना है 12 मासी, रसनिधि सागर और गीति संग्रह। ठीक है, गीति संग्रह, रसनिधि सागर और 12 मासी किसकी रचना है? तो रसनिधि की रचना है। तीसरा आपका रीति मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि में घनानंद का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास और सुजान हित। सुजान हित, ब्रज विलास, प्रेम सरोवर, प्रेम पत्रिका और प्रीति पावश, ये किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भिखारी दास, भूषण, बिहारी और घनानंद है। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक काल। देखते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल को सबसे पहले भारतेंद्र युग में बांटा गया है। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है, 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावाद युग, इसे शुक्ल युग भी कहा जाता है, 1920 से 1936 तक। और चौथा है छायावादोत्तर युग, इसे शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। और इसको बांटा गया है प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में, नई कविता और नवगीत में से बांटा गया है। देखते हैं सबसे पहले भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंद्र युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना थी। ठीक है, भारतेंद्र युग की प्रवृत्तियां क्या है? तो नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना। आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को भारतेंद्र युग की संज्ञा दी गई है। भारतेंद्र काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है, इसे पुनर्जागरण, नवजागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंद्र युग के प्रमुख रचनाकारों की बात करते हैं तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि प्रमुख जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र युग के कवि हैं। नेक्स्ट है भारतेंद्र युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। पहला नाम है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखते हैं इनकी काव्य रचना प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद, ये इनकी काव्य रचना है। ठीक है, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, फूलों का गुच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं हैं। इनके नाटक की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई सारे एग्जाम में। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भी निकाली। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं की बात करते हैं तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, विलास और दंगल खंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और विलास है। ठीक है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला जगमोहन सिंह, इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत, ये जो है इनकी रचनाएं। ध्यान रखिएगा, मेघदूत और ऋतु संहार का इन्होंने जो है अनुवाद किया है ब्रज भाषा में। अगला है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की रचना लालित्य लहरी। ध्यान रखिए, साहित्य लहरी नहीं है, ये लालित्य लहरी है। ठीक है, और वर्षा बिंदु और वृजचंद पंचक, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट कवि है अंबिका दत्त व्यास, इनकी रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसाई। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा ये। ठीक है, और जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट युग है द्विवेदी युग। देखते हैं, यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन से कवि किस युग के हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। देखते हैं, श्रीधर पाठक इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना इंपॉर्टेंट है श्रीधर पाठक की। इनकी रचना है गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की रचना है। काश्मीर सुषमा, भारत गीत, जार्ज वंदना कविता है और बाल विवाह ये भी कविता है। ये सब जो है श्रीधर पाठक की रचना है। दूसरे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं देखते हैं, काव्य मंजूषा इंपॉर्टेंट है, सुमन, कान कुब्ज और जो है अबला बिलाप, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनकी रचना है स्फुट कविता। अगले कवि हैं अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। इनकी रचनाएं देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्री प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्री प्रवास ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्री प्रवास। नेक्स्ट पद प्रसून, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास और परिजात, ये सब अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध की रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसमें प्री प्रवास है और रस कलश, वैदेही वनवास और परिजात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं तो सभी इंपॉर्टेंट है। पहली रचना है रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया और मेघनाथ वध। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया और मेघनाथ वध। मैथिली शरण गुप्त को ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। ठीक है, राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने किसे दिया था? तो मैथिली शरण गुप्त को दिया था। नेक्स्ट है
छायावादी युग या शुक्ल युग। देखते हैं। छायावादी के कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख 4 कवि हैं। देखिए, प्रमुख 4 कवि ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये जो है छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। इसमें रचनाएं देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्राधार, ये ब्रज भाषा में रचित कविताएं हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, जनमेजय का नाग यज्ञ, आंसू, लहर, कमानी, तितली, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो आंसू, लहर, कमानी तो इंपॉर्टेंट है ही है। जनमेजय का नाग यज्ञ भी इंपॉर्टेंट है, तितली भी इंपॉर्टेंट है। वैसे इनके सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी आप लोग ध्यान रखिएगा ज्यादातर। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत। देखते हैं इनकी रचना। वीणा, पल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगांतर, वाणित हो गया, चिदंबरा बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि बंध भी इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद इंपॉर्टेंट है, और लोकायन। देखिए, इन सब की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं सबसे जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इनकी रचना में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अगर सुमित्रा नंदन पंत की, तो लोकायन भी ध्यान रखिएगा, रश्मि बंधी, चिदंबरा, और इसमें ध्यान रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पल्लव और युगांतर ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देखते हैं। तो अनामिका, ठीक है, अनामिका बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता इंपॉर्टेंट है, अड़िमा, नए पत्ते और अर्चना, ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते और अर्चना, ठीक है। नेक्स्ट महादेवी वर्मा की रचना की देखते हैं। रश्मि, निहार, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा और अतीत के चलचित्र, ठीक है, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। रश्मि, निहार, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, यामा और अतीत के चलचित्र, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट राष्ट्रवादी सांस्कृतिक काव्यधारक के कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। पहला नाम इसमें माखन लाल चतुर्वेदी का है। इनकी रचना ध्यान रखिएगा हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो हिम तरंगिणी को मिला था। और ये किसकी रचना है, तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। और इनकी और रचना है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी भी इनकी रचना है, समर्पण भी इनकी रचना है, और मरण ज्वार, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना है झांसी की रानी और झंडे की इज्जत में। झांसी की रानी और झंडे की इज्जत में किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के कवि और उनकी रचनाएं। देख लेते हैं छायावादोत्तर युग के कवियों के बारे में। पहला नाम है इसमें रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका, हुंकार, बापू, इतिहास के आंसू, उर्वशी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय। रेणुका, रेणुका हो गया, हुंकार, बापू, इतिहास के आंसू, उर्वशी, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक, ये सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें से। नेक्स्ट कवि हैं बालकृष्ण शर्मा। इनकी रचना है नवीन कुमकुम, उर्मिला, अपलक और रश्मि रेखा। हरिवंश राय बच्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और सूत की माला। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और सूत की माला। नेक्स्ट कवि हैं नागार्जुन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्यासी पथराई आंखें और युगधारा। प्यासी पथराई आंखें और युगधारा किसकी रचना है, तो नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट गजानन माधव, इनकी रचना है मुक्ति बोध, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है, तो गजानन माधव की रचना है। धर्मवीर भारती बहुत इंपॉर्टेंट है। अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष, ये सब जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। नेक्स्ट कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अज्ञे जी की रचना देखते हैं। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर
और पहले मैं सन्नाटा बुनता, ये इंपॉर्टेंट है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, ये अज्ञे की रचना है, ठीक है। और शिवमंगल सिंह सुमन की रचना हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। और त्रिलोचन की रचना मिट्टी की बारात, ये त्रिलोचन कवि है, ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन कवि की रचना मिट्टी की बारात, धरती, गुलाब और बुलबुल, ये इंपॉर्टेंट है, गुलाब और बुलबुल किसकी रचना है, तो त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। नेक्स्ट है गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर की रचना है मंजीर, कल्पांतर और शिलापंख चमकीले, ठीक, मंजीर, कल्पांतर, शिलापंख चमकीले, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम कवि, देखते हैं साहित्यकारों के अनुसार। अगर हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार, राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है, तो स्वयंभू को माना है, ठीक है, स्वयंभू को किसने माना है, तो राम कुमार वर्मा को माना है, ठीक। राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, तो सरहपा को माना है, पहला कवि मैंने बताया था, राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, तो सरहपा को माना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्पदंत या पुंड, इन्होंने पहले कवि किसे माना है हिंदी का, तो पुष्पदंत या पुंड को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार इन्होंने किसको माना है, तो राजा मुंज को माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे पहला कवि माना है, तो राजा मुंजवा भोज को माना है। गणपत चंद गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पहले कवि अब्दुल रहमान, और बच्चन सिंह के अनुसार पहले कवि तो विद्यापति हैं, लेकिन इसमें सबसे मान्य है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, इसलिए सरहपा को पहला कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। पहला है हिंदी का प्रथम महाकवि, हिंदी का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो चंद्र बरदाई को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था, तो चंद्र बरदाई ने किया था, और चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा जाता है। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ, हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो पाउम चरियु, ये किसकी रचना है, तो स्वयं भू की रचना है, ठीक है, और ये हिंदी का पहला ग्रंथ है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता, हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता कौन सी है, स्वप्न है, और इसकी रचना किसने किया है, तो महेश नारायण ने इसकी रचना की है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, इंपॉर्टेंट है, हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो माखन लाल चतुर्वेदी। इन्हें कब मिला था, तो 1955 में मिला था, किसके लिए, तो हिम तरंगिणी के लिए मिला था, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, इंपॉर्टेंट है, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, और कब मिला था, 1968 में, किसके लिए, तो चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ध्यान रखिएगा, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो द्वारा ये रचित है। खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो गोरा बादल की कथा को माना जाता है, तो इसकी रचना किसने किया था, जटमल ने किया था। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति को माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, और किशोरी लाल गोस्वामी ने इसकी रचना की है, ठीक है, इंदुमती। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, तो नहुस है, और इसकी रचना किसने किया है, गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किया है। हिंदी का पहला उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु है हिंदी का पहला उपन्यास, और किसने लिखा है इसे, तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी की आदि कवियत्री तो मीराबाई है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंत मार्तंड था, और इसके संपादक कौन थे, तो जुगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट है हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन सा है, तो सरयू पार की यात्रा, और किसकी रचना है ये, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट मुक्त छंद का पहला हिंदी कवि किससे माना जाता है, तो महेश नारायण को माना जाता है। हिंदी का प्रथम काव्य नाटक, हिंदी का प्रथम काव्य नाटक कौन सा है, तो एक घूंट है, और ये किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है ये एक घूंट, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अगली वीडियो ध्यान रखिएगा, भाषा और बोली पर आएगी, भाषा और बोली, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और पिछली बार यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।